फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। देखिए, जो हमारी हिंदी व्याकरण चल रही है उसमें अगला चैप्टर है वर्ण विचार। चैप्टर का क्या नाम है? वर्ण विचार। जहाँ पर हम देखिए यहाँ पर वर्णों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, कह रहा है हिंदी वर्णमाला का पहला और आखिरी वर्ण बताइए। तो आप लोगों को पता होगा हिंदी वर्णमाला का पहला जो वर्ण है वो क्या होता है? आ होता है। कौन सा होता है? आ होता है। और आखिरी कौन सा होता है? ज्ञ होता है। पहला आ होता है और आखिरी ज्ञ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वर से शुरू होने वाले दो शब्द लिख बताइए। कह रहा है वो दो स्वर बताइए जो स्वर से शुरू होते हैं। तो कोई भी आप स्वर से शुरू होने वाले शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, में कोई बहुत बड़ा काम नहीं। आगे देखिए, वर्ण और वर्णमाला। कह रहा है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण विचार हिंदी भाषा के व्याकरण का एक मूलभूत हिस्सा है। वर्ण ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। वर्ण क्या होते हैं? ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सब क्या होती हैं? वर्ण होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के प्रकार देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो इसमें हम देखिए बात करेंगे स्वर की। कह रहे जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि या वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं। कह रहे जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि या वर्ण की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, रिस, ए, ऐ, ओ और अंग। आह। ठीक है, अ, आ, ई, उ, रिस, ए, ऐ, ओ और औ होता है। ये कुल मिलाकर के आपके कितने हो जाते हैं? 11 स्वर हो जाते हैं। अब देखिए इसमें अंग और आह भी होता है लेकिन वो स्वरों में नहीं रखा जाता, उसको हम अयोगवाह कहते हैं और वो दो अलग अक्षर होते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कह रहे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम से कम समय लगता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, समझ गया सभी लोग? इनकी संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और ऋषि। 4 वर्ण हैं ये, आ, ई, उ, ऋ। ये ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर इसके बाद बात आती है दीर्घ स्वरों की। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर में तो सबसे कम समय लगता है लेकिन उससे 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ये ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। फिर आता है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक समय लगता है, यानी कि 3 गुना लगभग समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ठीक है, ये जो वर्ड दिया हुआ देखिए प्लुत स्वर ये दिया हुआ है आप लोगों का। फिर देखिए अनुस्वार। इसके बाद बात करते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। इस स्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग मा, अड़ा, ना, वा, अड़ा की ध्वनि को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए ये 5 अक्षर आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं, मा, अड़ा, ना, वा और अड़ा। इन ध्वनियों को दर्शाने के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है बात अनुनासिक की। देखिए अनुनासिक चंद्र बिंदु है वह ध्वनि या वर्ण जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों के माध्यम से होता है, इसे नासिक के ध्वनि भी किया जाता है। अनुनासिक को हम नासिक के ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, तो नासिक जैसे मुंह, आंख, हंस आदि। देखिए इन पर चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? अनुनासिक है। हलंत। हलंत देखिए बहुत से अक्षर देखिए उसके नीचे चिन्ह लगा होता है। हलंत वह चिन्ह होता है जिसे व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। हलंत क्या होता है? जो व्यंजन के नीचे लगाया जाता है जिससे ये दर्शाया जा सके कि उस व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के किया जा गया है। इसमें क्या होता है? जो हलंत लगा होता है इसमें व्यंजन की आवश्यकता, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के किया जाता है, इसमें स्वर की आवश्यकता नहीं की गई होती है। फिर देखिए विसर्ग। इनका प्रयोग आपने संस्कृत में भी किया होगा। विसर्ग होते हैं 2, आह बोलते हैं जिसको। विसर्ग एक ऐसा चिन्ह है जो शब्द के अंत में या बीच में स्वर के बाद आता है और उसके साथ एक हल्की सांस हा जैसी ध्वनि का संकेत देता है। जैसे राम है और ये बिंदु लगा देंगे तो राम महा हो जाएगा। ठीक है, का संकेत देता है। संस्कृत भाषा में विसर्ग का उपयोग विशेषकर श्लोक और मंत्रों के में व्यापक रूप से होता है। कह रहे विसर्ग का जो प्रयोग है वो श्लोक और मंत्रों में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। अयोगवाह अंग देखिए, अनुस्वार तथा आह विसर्ग।
इनको अयोगवाह कहते हैं। अंग और आ संयुक्त ध्वनियाँ हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। मैंने अभी देखिए बताया था कि इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अतः इन्हें स्वरों के साथ न रखकर अलग लिखा जाता है। इनको स्वर के साथ, देखिए स्वर 11 मैंने बताए, और जहाँ पर ये आप लोगों के वर्ड छूट गए थे तो इनको वहाँ नहीं लिखा जाता है, अयोगवाह, इनको अलग रखा जाता है। इसके बाद बात आती है आगत ध्वनियों की। कौन सी ध्वनियाँ? आगत ध्वनियाँ। अन्य भाषाओं से कई ध्वनियाँ आई बाहर से आती हैं। अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे फारसी, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? कर कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे फारसी ध्वनि में फरमान, फकीर, फरिश्ता, ये देखिए डॉट बिंदु लगे हुए हैं, फारसी बिंदु को, फारसी भाषा को ये दर्शाते हैं। अरबी या फारसी ध्वनि देखिए जमीन, जोर, नज़र, ठीक है, इस तरीके से इनका प्रयोग किया था। अंग्रेजी ध्वनियाँ जैसे ऑफिस, डॉक्टर, ऑपरेशन, ये शब्द तो अंग्रेजी के हैं बट हम लोग हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद स्वरों के बाद बात आती है व्यंजन की। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। देखिए व्यंजन आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं, का, खा, गा, घा, इया, इनको कहते हैं कावर्ग, यानी कि जो का की लाइन में आए वो कावर्ग। चा, छा, जा, झा, उआ, चावर्ग। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टावर्ग। ता, था, दा, धा, ना, तावर्ग। पा, फा, बा, भा, मा, पावर्ग। इसके बाद आते हैं या, रा, लावा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। शा, शा, सा, हा, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। छत्र, ज्ञासरा संयुक्त व्यंजन संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। देखिए डा और ढा अतिरिक्त व्यंजन है, ये डा और ढा आप लोगों के अतिरिक्त व्यंजन है। जब दो व्यंजन मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी समझ लीजिएगा। कह रहा जब दो व्यंजन मिलकर एक नया अक्षर बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न और बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जैसे छत्र, ज्ञा, स्रा, संयुक्त व्यंजन जब दो व्यंजन को मिलाते हैं तब बनते हैं। कह रहा संयुक्त अक्षर दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनने वाले अक्षरों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के देखिए लिखे हुए हैं और इनके बारे में दिखाया गया है। जैसे छा है जो वो का और शा से मिलकर बना है, का और सा से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसे त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना है। सा जो है सा और रा से श्रमिक बना है। जा और कुआं से मिलकर के क्या बना है। देखिए जैसे सस्ता, मक्खन, सख्त। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए द्वित व्यंजन की बात करेंगे। स्वर रहित व्यंजन, जिनमें स्वर नहीं होता और स्वर युक्त व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हों तो वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का, पत्ता, कुत्ता, चक्की आदि। जहाँ पर देखिए स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन, ये जैसे आधा अक्षर लिखा होता है ये स्वर रहित होता है और ये जो पूरा होता है ये स्वर सहित होता है। तो स्वर रहित और स्वर सहित जब एक साथ यूज होते हैं तो उसको हम द्वित व्यंजन कहते हैं। राग के विभिन्न रूप देखिए। स्वर रहित राग को प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित नाम से पहचाना जाता है। रेफ, स्वर देखिए जब किसी अक्षर में नीचे हलंत लगाया जाए को व्यापक व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। रेफ वर्ड के ऊपर लगता है। जैसे कर्म, पर्व, धर्म, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत से शब्द जिनके ऊपर ऐसे रा लगाई जाती है। ठीक है, तो ये जो रेफ रा कहलाती है। पदेन रा देखिए, स्वर सहित रा को व्याकरण की भाषा में पदेन कहते हैं। पदेन वर्ड के नीचे लगता है। जैसे ट्रक, क्रम, प्रेम, वर्ड के नीचे जो रा लगाई जाती है उसको हम पदेन रा कहते हैं। राग के साथ ऊ और बड़ू का प्रयोग देखिए। छोटा और बड़ा अक्षर जो ऊ में है उसका प्रयोग। राग के साथ छोटू तथा बड़ू की मात्रा, राग के साथ छोटू तथा बड़ू की मात्रा अन्य वर्णों की तरह नीचे न लगकर उसके पेट में लगती है। जैसे रा में देखिए छोटू की लगती है तो देखिए बिल्कुल अंदर से लगाई गई है। जैसे रुपया, रुद्र, और बड़ों की जो मात्रा लगती है वो फिर ऐसे गोल करके लगाई जाती है। शुरू, रूस। ठीक है, इस तरीके से कह रहा है। कुछ और चीज़ें इसमें देखिए याद करने के लिए दी गई हैं। केंद्रीय हिंदी समिति ने विशिष्ट व्यंजन के रूप में हिंदी वर्णमाला के, ये देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड को शामिल किया गया है। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 से बढ़कर कितनी हो गई है, 53 हो गई है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है। जो मात्राएं हैं वो स्वरों के साथ नहीं व्यंजन के साथ प्रयोग की जाती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस देखिए इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा ये आप यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है, यानी कि स्वर जो होते हैं बिना वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता
लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।